हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जूलॉजिक्स पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट बीएससी सेमेस्टर 6 के बीएससी सेमेस्टर 6, ठीक है, बीएससी सेमेस्टर 6 जूलॉजी के पेपर 2 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो पेपर 2 है आपका, इट इज़ इकोलॉजी, इथोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो 4 मेन सेक्शंस हैं आपके पेपर के और टोटल 8 यूनिट्स हैं। होल पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 8 यूनिट्स। ठीक है, तो पहला जो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इट इज़ इकोलॉजी, देन इथोलॉजी, देन एनवायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। तो हम बात करेंगे कि हर यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यूनिट 1 जो है इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी। अब इस यूनिट में बात करें तो देखिए, इस यूनिट में आपका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी ये नहीं करना है, इसको स्किप कर दीजिए। देन ऑटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी, इन दोनों का डेफिनेशन आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों का डेफिनेशन तैयार कर लेंगे, डेफिनेशन। और अगर डिफरेंसेस पूछ लेते तो आप डिफरेंसेस भी बता पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेफिनेशन। देन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप स्किप कर दीजिए, नहीं करना है। लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर नहीं करना है। स्टडी ऑफ फिजिकल फैक्टर्स नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली आपको ये दो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स है जिसको आपको यूनिट 1 में पढ़ना है, राइट। मूविंग ऑन टू यूनिट 2। यूनिट 2 है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम। ये यूनिट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस यूनिट में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, देर आर सो मेनी टॉपिक्स इन दिस यूनिट। पहला है आपका लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज सच आप स्किप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी आप चाहें तो स्किप कर दें, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, दीज आर ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। देन मूविंग ऑन टू द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वाले चैप्टर में जो डेंसिटी है, नेटेलिटी है, मोर्टेलिटी है, लाइफ टेबल्स है, फिकर्डिटी टेबल्स है, सर्वाइवशिप कर्व है, एज रेशो, सेक्स रेशो, डिस्पर्सन, ठीक है, इन सभी का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, डिफाइन करने को पूछा जा सकता है। तो सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत सिंपल हैं, 2-2 लाइन की डेफिनेशन है, उनको आप तैयार कर लेंगे। फिर इसके बाद जो है देयर इज़ एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो ये दो प्रकार की ग्रोथ होती है इन पॉपुलेशंस, नेचुरल पॉपुलेशन जो होती हैं उसमें दो प्रकार की ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है, इन दोनों में आपका डिफरेंसेस पूछ सकता है, शॉर्ट नोट पूछ सकता है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप ये दो टॉपिक बड़े अच्छे से तैयार कर लेंगे। देन है आपका टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम विथ वन एग्जांपल इन डिटेल। तो इकोसिस्टम का बेसिक डेफिनेशन जान लेंगे, उसके टाइप्स जान लेंगे कि इकोसिस्टम के क्या टाइप्स हैं। ठीक है, और एक या दो एग्जाम्पल तैयार कर लेंगे। तो इसके ऊपर इकोसिस्टम के ऊपर एक शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है कि 5 या 7 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आंसर दे पाएँ। देन फूड चेन, फूड चेन आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, फूड चेन जो दो मेन टाइप की लिखी है इसमें, डेट्राइटस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन, दोनों फूड चेन को तैयार करेंगे, दोनों पे शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे। ठीक है, 5 या 7 नंबर में पूछा जाएगा। देन फूड वेव, फूड वेव भी इसके ऊपर आप शॉर्ट नोट तैयार कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है फूड वेव। एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम, इसको आप स्किप कर सकते हैं, एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम इसको आप स्किप कर दीजिए, मत करिए। देन इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल विथ वन एग्जांपल ऑफ कार्बन साइकिल। यहाँ पे आप इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो है इसके ऊपर शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज को आप छोड़ देंगे, कुछ नहीं है यहाँ पर। अब
यहाँ पर न्यूट्रिएंट एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल, तो बायोजियोकेमिकल साइकिल को आप तैयार करेंगे अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन साइकिल। ठीक है, तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो या तो बायोजियोकेमिकल साइकिल पे वो शॉर्ट नोट पूछ सकता है, या कहेगा कि ड्रॉ द कार्बन साइकिल एंड एक्सप्लेन इट, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको आप तैयार करेंगे, बोथ ऑफ दिस आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपका यूनिट 2 की। मूविंग ऑन टू यूनिट 3। यूनिट 3 जो है ये इकोलॉजी का आखिरी यूनिट है। ठीक है, तो इकोलॉजी के 3 यूनिट हैं। सो कम्युनिटी इकोलॉजी, अब इसमें क्या है देखिए, कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी कुछ फीचर्स होते हैं वो जानने हैं, तो कम से कम 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कम्युनिटी के, उनको आप तैयार कर लेंगे। देन स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज रिचनेस को छोड़ देंगे, डोमिनेंस को छोड़ देंगे, ठीक है, डाइवर्सिटी को छोड़ देंगे, अबेंडेंस को छोड़ देंगे। देन इकोलॉजिकल सक्सेशन विथ वन एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट। इकोलॉजिकल सक्सेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल। ठीक है, सो दिस इज अबाउट यूनिट 3। मूविंग ऑन टू द यूनिट 4। यूनिट 4 है आपका एनवायरमेंटल हजार्ड्स। ठीक है, एनवायरमेंटल हजार्ड्स। एनवायरमेंटल हजार्ड्स मतलब हमारे वातावरण के लिए जो खतरे हैं, ठीक है, जो नुकसानदायक चीज़ें हैं, दे आर कॉल्ड एज एनवायरमेंटल हजार्ड्स। तो इसमें पहले सोर्सेज ऑफ एनवायरमेंटल हजार्ड्स, ठीक है, कि ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमारे एनवायरनमेंट को खतरा हो सकता है, दे आर कॉल्ड एज एनवायरमेंटल हजार्ड। तो एज सच दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्किप कर दीजिए। देन क्लाइमेट चेंज के बारे में कह रहा है, तो इसको भी तो चाहे आप स्किप कर सकते हैं। बट दिस ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, और चांस है कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना। देन एसी ड्रेन के ऊपर भी शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। एसी ड्रेन शॉर्ट नोट तैयार करिए। ओजोन लेयर डिप्लीशन या डिस्ट्रक्शन जो है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आप शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो आपका इस यूनिट में जो इम्पॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग, एसी ड्रेन एंड ओजोन लेयर डिस्ट्रक्शन, यूनिट 4 में। मूविंग ऑन टू यूनिट 5। यूनिट 5 इज़ अबाउट इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कि जो आपका जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके क्या प्रभाव मनुष्यों पे और अन्य जीवों पे क्या पड़ सकते हैं, वो है। ठीक है, तो देखिए ये एक थोड़ा सा जनरलाइज टॉपिक है कि आपको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि क्लाइमेट चेंज क्या है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन का आंसर बिना पढ़े अपनी समझ के आधार पर भी कर सकते हैं। पहला, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पब्लिक हेल्थ, कि हमारे स्वास्थ्य पे क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो इसमें कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी समझ के आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसका आंसर कर सकते हैं। कि सामान्य जो कह सकते हैं आप, कहीं रहने वाली आबादी है, जनसंख्या है, लोग हैं, उसके ऊपर मौसम या जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है, कुछ डिसीजेस के आउटब्रेक बढ़ जाएंगे, राइट। तो क्लाइमेट चेंज के कारण फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, तो लोगों को नए नए वायरसेस या बैक्टीरिया या महामारियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, फिर आपके पैरासिटिक डिसीजेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, राइट। तो ऐसे करके कुछ आप 4-5 पॉइंट कॉमन लिख सकते हैं। फिर है आपका सोर्सेज ऑफ वेस्ट, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सोर्सेज ऑफ वेस्ट, वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, ये कुछ अलग से तैयार करने की आवश्यकता नहीं, स्किप कर दीजिए। सीवेज डिस्पोजल एंड इट्स मैनेजमेंट, ये भी एक जनरल टॉपिक है, अगर कुछ पूछा जा सकता है जाएगा तो आप एक बिना बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको बिना पढ़े आप आंसर दे सकते हैं। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, ये आप स्किप कर दीजिए, नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस यूनिट में लग रहा है कि ये न्यूक्लियर वेस्ट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल,
ठीक है। एक तो ये तैयार कर लीजिएगा, इसके ऊपर शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए कि न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है, कैसे वो उत्पन्न होता है, कैसे उसका डिस्पोजल करें, हैंडलिंग करें। ठीक है। वेस्ट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, इसको आप स्किप कर दीजिए, नहीं करने की आवश्यकता है। देन केस हिस्ट्रीज ऑन भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है, चेरनोबिल डिजास्टर, सेवसो डिजास्टर एंड 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट एंड देयर आफ्टरमैथ। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपका कह सकते हो मैन मेड डिजास्टर हुए हैं अब तक इतिहास में। तो आप भोपाल गैस ट्रेजेडी इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए। चेरनोबिल डिजास्टर जो है एक न्यूक्लियर डिजास्टर यूक्रेन में हुआ था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आप शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे। ठीक है। सेवेसो और 3 माइल आइलैंड को आप चाहें तो स्किप कर दीजिए, बट भोपाल गैस ट्रेजेडी और चेरनोबिल को आप ज़रूर कर लें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 6। तो यूनिट 6 जो है बच्चों, इट इज़ बिहेवियरल इकोलॉजी, ठीक है, एंड क्रोनोबायोलॉजी। तो जिसको हम इथोलॉजी बोलते हैं, इथोलॉजी। इथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बिहेवियर। इथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर इकोलॉजी भी बोल देते हैं। तो इसमें देखिए पहले क्या है, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी, ये आप इसको स्किप कर सकते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टिंक्ट एंड लर्नड बिहेवियर, ये दोनों टर्म का डेफिनेशन याद कर लेंगे आप, और दोनों में डिफरेंसेस, ठीक है, दोनों में का डेफिनेशन प्लस दोनों के बीच में डिफरेंसेस तैयार कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। देन एसोसिएटिव लर्निंग, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, हैबिचुएशन एंड इम्प्रिंटिंग। तो आप क्या करेंगे, देखिए एक तो ये क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है, इन दोनों का डेफिनेशन, हैबिचुएशन का डेफिनेशन एंड इम्प्रिंटिंग का डेफिनेशन, तो इन सब का डेफिनेशन आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, डेफिनेशन तैयार कर लेंगे। देन यहाँ पर सर्कैडियन रिदम्स, टाइडल रिदम्स एंड लूनर रिदम्स। ये जो सर्कैडियन रिदम के ऊपर आप क्या करिए, एक शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। क्रोनो मेडिसिन को चाहे तो आप छोड़ दीजिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। मूविंग ऑन टू यूनिट 7, इंट्रोडक्शन टू वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब 2 यूनिट जो हैं आपके वाइल्ड लाइफ के ऊपर हैं। तो वाइल्ड लाइफ वाले टॉपिक्स भी बहुत जनरल टॉपिक्स हैं, बहुत स्पेसिफिक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और समय भी नहीं है, इसलिए आपको हम बहुत सजेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, वैल्यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव है, ठीक है, वनों में पाए जाने वाले जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनका क्या हमारे लिए पॉजिटिव वैल्यू है, क्या नेगेटिव, मतलब उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, वो तो बहुत कॉमन सी बात है। ठीक है, जिसको आप सोच कर अपने आप बनाकर आंसर लिख सकते हैं। कंजर्वेशन एथिक्स में ऐसा सच आपको कुछ नहीं करना, स्किप कर दीजिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, कि हमको कंजर्वेशन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, अगर हम वाइल्ड लाइफ को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, फॉरेस्ट को बचाएंगे तो इसका क्यों आवश्यकता है, तो ये आप आराम से इसके बारे में 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं। कॉजेज ऑफ डिप्लीशन, कि जो वाइल्ड लाइफ का डिप्लीशन क्यों हो रहा है, क्या कारण है, ठीक है, वो भी आप आराम से लिख सकते हैं बिना कुछ पढ़े। देन वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़, कि दुनिया में कंजर्वेशन को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं रिसेंटली, वो आपको बताना है। तो इसको भी आप स्किप कर दीजिए, बिकॉज देयर आर सो मेनी स्ट्रेटजीज़ कि अभी आपके पास समय कम है, तो इसको आप स्किप कर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे यूनिट में आपको कुछ अलग से पढ़ने को हम नहीं कहेंगे, क्योंकि चीज़ें जर्नल हैं, कॉमन हैं, आप अपनी समझ के आधार पर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ टेक्निकल इसमें नहीं है। So moving on to unit 8. Unit 8 is about protected areas. ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया मतलब ऐसे एरिया जहाँ पर वन्य जीवों को, पेड़ों पौधे के सुरक्षा के लिए एक स्पेसिफिक, मतलब हमने एक बाय लॉ उसको डिक्लेयर किया कि भाई ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो क्या है, सुरक्षित एरिया कहा जाएगा। मतलब उसमें आप गैर कानूनी ढंग से या अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हैं, शिकार नहीं कर सकते हैं, पेड़ नहीं काट सकते हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे नियम कानून होते हैं उस एरिया के लिए। ऐसे एरिया को हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़। तो इसमें जो है आपके नेशनल पार्क्स आते हैं एंड सेंचुरीज आती हैं। ठीक है, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज़।
तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो जान लीजिएगा, इन दोनों का डिफरेंस तैयार कर लीजिएगा। देन कम्युनिटी रिजर्व एंड इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। कम्युनिटी रिजर्व छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इसको छोड़ दीजिए। टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर रिजर्व इन इंडिया, मैनेजमेंट चैलेंजेस इन टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो टाइगर कंजर्वेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है बाय इंडियन गवर्नमेंट, और टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कई स्कीम्स चलाई गई हैं, कई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर एक शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट 5-7 नंबर में पूछा है तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब टोटल 8 यूनिट में 7, लास्ट की जो 2 यूनिट है उसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना है, हमने बताया है। अगर आप चाहें तो 1 या 2 घंटे में ये 2 यूनिट जो जो करना है, करने लायक है, वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट 6 जो है इसमें भी देखिए बहुत कुछ नहीं बताया आपको हमने यूनिट 6 में। ठीक है, मतलब देखिए मेन क्या है बच्चों कि आपको ना अगर राइट सोर्सेज से चीज़ों को तैयार करोगे तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, और अगर आपके पास सोर्सेज नहीं है कि कहाँ से करें, कैसे करें, तो चीज़ें जल्दी तैयार नहीं होंगी। तो आपके एग्ज़ाम में भले ही 1 दिन का टाइम मिला है, लेकिन आपको उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, चीज़ें ऑलमोस्ट 60-70% आप तैयार कर लेंगे और आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। फिर आपका यूनिट 5 था, इसमें भी हमने बताया आपको कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी हैं। ठीक है, थोड़ा सा जनरल यूनिट ही है। यूनिट 5, यूनिट 4, यूनिट 3, यूनिट 2, ठीक है, और यूनिट 1। इस तरह से आपके सभी यूनिट्स डिस्कस किए हमने, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। प्रयास करेंगे कि हम कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएं, और ताकि आपको इससे फ़ायदा मिले। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।